न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी की आने वाली नई किताब से जुड़ी खबर की। जी हां, मनीष तिवारी ने नई किताब में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और खासकर जिसमें उन्होंने कांग्रेस को ही निशाना बनाया है। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह की साबिका हुकूमत पर मुंबई हमले के बाद कोई कार्रवाई न करने पर तनकीद की है। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखा है कि मुंबई हमले के बाद हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी लिखा कि एक्शन न लेना कमजोरी की अलामत है। उन्होंने लिखा कि जब किसी मुल्क में बेगुनाहों को मारने पर कोई पछतावा नहीं होता तो तहम्मुल ताकत की अलामत नहीं बल्कि कमजोरी की अलामत है। तिवारी ने मुंबई हमले का अमेरिका के 9/11 से मवाजना किया और कहा कि हिंदुस्तान को उस वक्त फौरी जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। मनीष तिवारी ने अपनी आने वाली नई किताब में उस वक्त की मनमोहन हुकूमत को कटघरे में खड़ा कर दिया है और कई ऐसे सवाल निकाले हैं कि जिसका फायदा दूसरी पार्टियां भी उठा सकती हैं। अपनी ही पाले में किए गए गोल से कांग्रेस की सफों में खलबली मच गई है। तादीबी कमेटी के सदर ए.के. एंटनी पार्टी सदर सोनिया गांधी की रिहाइश 10 जनपद पर पहुंचे हैं। आनंद शर्मा भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। जराये के मुताबिक मनीष तिवारी पर तादीबी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं अधीर रंजन चौधरी का इस मामले को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा कि इसमें जो कुछ भी कहा गया है, किताब में जो कुछ भी लिखा गया है, वो मनीष तिवारी के जाती ख्यालात हैं और आपको बताएं कि इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी, उनसे बात करते हैं। सर, एक किताब लिखी मनीष तिवारी ने, उस किताब के जरिए एक बताने की कोशिश की गई कि 26 से 11 में जिस तरह का स्टेप लेना चाहिए था यूपीए सरकार की, तत्कालीन यूपीए सरकार की, उस तरह से नहीं ले पाया। इसको लेकर बीजेपी हमलावर हो गई और बीजेपी कह रही है कि इस मामले को लेकर सोनिया गांधी को बताना चाहिए। देखिए, एक लेखक, उनको जो लगा वो रखा, लिखा। किताब लिखने का अधिकार सबको है, तो इसमें उनका व्यक्तिगत राय जरूर है, इसलिए उन्होंने लिखा। तो ये एक व्यक्तिगत राय को लेकर सियासी जंग छेड़ना बीजेपी को शोभा देते, हमें नहीं देते। क्योंकि हम हर वक्त ये मानते हैं कि कहने का, बोलने का अधिकार सबको है और व्यक्तिगत रूप से उन्होंने ये कहा था, मतलब कहा है। 2006 और 26/11 की घटना जो हुई थी, वो हम सब कुछ देखे हैं। हमारे पार्टी की सत्ता पे थे उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, इस तरीके की बड़े बड़े नेताओं ने, जो दुनिया में जिन लोगों को माना जाता, एक चुनिंदा राष्ट्रनायक की हैसियत से दुनिया ने जिनको मानते हैं, उन्हीं लोग क्या किया ना किया, सारे कुछ तो बाहर नहीं दिखाते हैं। मीडिया से बातचीत करने का शुक्रिया। वीडियो सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। मनीष तिवारी की किताब ने हरीफों को कांग्रेस पार्टी पर हमला करने का मौका दे दिया है। बीजेपी के लीडर गौरव भाटिया ने भी इस मामले में वो सामने आए हैं, उनका बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब इस मामले पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और ये सीधे तौर पर जो भी किताब में कहा गया है, लिखा गया है, वो कांग्रेस का कबूलनामा है मुंबई में जो हमला हुआ था उसको लेकर। ये प्रेस वार्ता जो है एक पुस्तक का लेखन फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे मनीष तिवारी जी उस पर है। और सबसे पहले मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा जो बात उन्होंने अपनी पुस्तक में कही है।
इस पुस्तक के कुछ भाग मीडिया में हम सभी ने देखे हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो तथ्य सामने आए हैं इसको कांग्रेस की विफलता का कबूलनामा कहना ही उपयुक्त होगा। तो बड़ा स्वाभाविक था, हर भारतीय की तरह हमें भी बड़ी पीड़ा हुई। आज स्पष्ट हो गया ये तथ्य, ये बात कि कांग्रेस की जो सरकार थी वो निठल्ली निकम्मी थी, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भारत की अखंडता की भी उनको चिंता नहीं थी। हर भारतीय ये बात कहता था, देश ये बात जानता था, बीजेपी भी यही बात कह रही थी। आज कांग्रेस शासन में पूर्व केंद्र मंत्री मनीष तिवारी जी ने स्वीकारा है, कबूल लिया है कि उनकी सरकार ने राष्ट्र सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। मन में यह सवाल आया, बड़ी पीड़ा के साथ आया, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी क्या आज अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी इसलिए उठा रही है क्योंकि देश के लिए इन सवालों के उत्तर जानना आवश्यक है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट एसटी हसन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत की है। उन्होंने कहा कि किसी के पर्सनल लॉ को खत्म नहीं किया जा सकता है। इससे कबल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी यकसा सिविल कोड की मुखालिफत कर चुका है। एसटी हसन ने कहा कि मुल्क में किसी की कोई मनमानी नहीं होगी, मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा। देखिए, हिंदुस्तान का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि पर्सनल लॉज को ख़त्म कर दिया जाए। या तो आप डेमोक्रेसी ख़त्म कर दो, प्रजातंत्र ख़त्म कर दो, जो जी चाहे कर लो। हिंदुस्तान के कानून ने इस बात की इजाज़त दी है कि हर मज़हब के मानने वाले अपने हिसाब से उसे फॉलो करें, उनके कानून चलें। वक्तन फ़वक्तन उसमें तरमीमें हुई हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन पर्सनल लॉज किसी भी मज़हब के खारिज नहीं किए जा सकते। ये कानून के ख़िलाफ़ है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने मोदी हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों के मामले पर बयानबाजी से बात नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ज़राई कवानीन को वापस लिया गया है, उसी तरीके से CAA और NRC को भी वापस लिया जाए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अभी मुतमईन नहीं है, किसान ही चाहता है कि इस पर अमल दरामद हो, पार्लियामेंट के अंदर बाकायदे इसकी ज़ाब्ते में कार्रवाई हो और MSP जो ज़रूरी है उनके लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी तिजारत के लिए, उनकी खेती बाड़ी के लिए, उस पर ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि किसान अपना पेट भी पाल सके और देश को भी फ़ायदा पहुंचा सके। आज जब इलेक्शन का वक्त आया है तो मोदी जी ने उसको वापस लिया है। उनका इसमें उनका मकसद है उनका कि ये टुकड़ा डालकर और किसानों को राजी करके हम वोट ले लें, लेकिन किसान ऐसा नहीं करेगा। NRC जो लगा था इसको भी वापस लिया जाए, ये भी हमारा मुतालबा साथ में है और किसान भी कह रहा है कि ये भी वापस होना चाहिए। तो इसलिए अभी बहुत मुतालबा बाकी है, असल काम तो अभी बाकी है। ये जुबानी कह देने से कि ख़त्म हो गया कानून, ऐसा कानून ख़त्म नहीं होता है।
गलवान में चीनी फौज के साथ खूनरेज झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को बादजमर्ग महावीर चक्र से नवाजा गया और उनके साथ और भी जो नौजवान इस मिशन का हिस्सा थे उन शहीद जवानों को भी सदर जमहूरिया ने एजाज से नवाजा। नायब सूबेदार नोडोराम सोरेन, हवलदार पिलानी नायक दीपक सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह इस मिशन का हिस्सा थे और इन लोगों को भी एजाज से नवाजा गया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के। जी हां, भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं क्योंकि वो अपने बयान ही ऐसे देती हैं जिसको लेकर सियासत शुरू हो जाती है। और अब इससे पहले भी वो अजान को लेकर ऐतराज जता चुकी हैं, लेकिन अब उन्होंने भोपाल MVM कॉलेज के पास वाक़ दरगाह शहंशाह अमीर शाह की जियारत को आने वालों पर रोक लगाने की बात कही है। साध्वी प्रज्ञा ने दरगाह का मुआयना किया और इस मामले को लेकर खुद भोपाल कमिश्नर को खत लिखकर कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। मुस्लिम तंजीमों ने साध्वी के बयान को नए फतवे से ताबीर किया है। यहाँ 1985 तक मजार नहीं थी, किस सन में बनी और इतना एकड़ों जमीन कवर कर ली। जहाँ अभी अपने पास विषय आया कि इसमें बाउंड्री वॉल कहीं टूटी है और तोड़ करके उसको रोड को चौड़ा किया है, तो हम उसको तुरंत बनाने के लिए कि यहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं और उनको सेफ रखना चाहिए, उनकी सुरक्षा का बहुत बड़ा विषय है। हमने सेन तो यहाँ लगा ली, यहाँ तो कोई भी आ रहा है तो फिर कैसे उसको रोका जाएगा। विषय तो आप कलेक्टर साहब से बात करिए, फिर मैं भी करती हूँ। और भोपाल का मिजाज तो हमेशा से भाईचारे का रहा है। जहां तक अब मैं एक बात करता हूँ, अभी सुना एक कॉलेज के अंदर मज़ारात हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि मज़ारात पहले हैं या कॉलेज पहले बना। तो यकीनन आपको ये बात बता दें कि मज़ारात पहले है, कॉलेज बाद में बना है, यानी हमारी वक्फ की जमीन है। तो यहाँ के मुसलमानों का रवैया हमेशा से ऐसा रहा है, कोऑपरेटिव, इमदाद करने वाला। और किसी जगह पे मज़ारात होने के बावजूद हमने रुकावट नहीं डाली। आज भोपाल की पुलिस लाइन में भी जाएंगे तो जमीन पुलिस लाइन में चली गई, लेकिन वहां मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह कायम है और 5 वक्त नमाज होती है। गवर्नर हाउस के अंदर भी मस्जिद है, लेकिन वो मस्जिद कदीमी है, तो वहां भी नमाज होती है। ठीक है, सुरक्षा की वजह से कुछ लोगों को जाने दिया जाता है, कुछ को न जाने दिया जाता है, वो अलग मैटर होता है। इसी तरह MVM कॉलेज की बात जो आ रही है, तो कॉलेज बाद में बना है, वो वक्फ की जमीन है। और मैं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से भी कहूंगा कि वो कानूनों को खंगालें और हमारी जमीनों को बहाल कराने की कोशिश करें। ये अगर बात की जाएगी तो बात दूर तक जाएगी। इलीगल कंस्ट्रक्शन कॉलेज का है, मज़ारात का नहीं है, वो वक्फ की जमीन है। और वक्फ की जमीन हमेशा सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले आ चुके हैं कि वक्फ जो है हमेशा वक्फ रहता है। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ भोपाल से बराह रास्त जुड़ गए। मेहताब आलम, प्रज्ञा ठाकुर किन वजूहात की बिना पर ये मुतालबा कर रही हैं? साहबा, उनका कहना है कि जो MVM कॉलेज है वहाँ पर बहुत सारी बच्चियाँ होती हैं। यहाँ पे जो लोग मज़ार पर आते हैं और वहाँ पर ज़ियारत करने के लिए आते हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से वो कॉलेज स्टाफ को और बच्चों को खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन बुनियादी सवाल है कि वो MVM कॉलेज की जो बात की जा रही है, वो जो मज़ार है वो कॉलेज कैंपस से बाहर है, वो कॉलेज के अंदर नहीं है। क्योंकि ये कब्रस्तान जो कदीम है, ये नवाब शाहजहां बेगम के ज़माने में 1885 में कायम हुआ है, जबकि साध्वी प्रज्ञा 1985 की बात कर रही है। लेकिन उन्होंने जो कमिश्नर को अपना खत लिखा है, एक लफ्ज़ पढ़िए, उसमें उस बात का वो हवाला नहीं दे रही है जिस बात को ज़बानी तौर पर कह रही है बुनियादी। और फिर मध्य प्रदेश का MVM कॉलेज की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है 1956 में बना है और 1956 में ही MVM कॉलेज भी वहाँ पर
इस्टेब्लिश किया जाता है। तो कदीम जो कब्रिस्तान के बाहर कर कॉलेज बनता है, तो वहाँ पे ज़मीन का बड़ा हिस्सा जो कब्रिस्तान की है वो कॉलेज के उस पर है। यहाँ पर जो है अगर किसी भी तरह की कोई चीज़ ऐसी सामने आई थी तो बेहतर ये था कि वहाँ पर जो है दीवार को ऊंचा कर दिया जाए, दोनों लोग अपना अपना काम करें, बजाय इसको करने के साध्वी ने वहाँ पर आने जो लोग ज़ियारत के लिए आ रहे हैं, नक्शबंदिया सिलसिला के जो बुजुर्ग हैं शहंशाह अमरुद्दीन शाह, उस पर रोक लगाने की बात की है, जिसकी वजह से मुस्लिम तंजीमों को सख्त एतराज़ है। बिल्कुल, तो रोक लगाने की बात कही गई है। हालांकि जिस तरीके से दरगाह पे ज़रूरी तो नहीं कि रोज़ उतनी ज़्यादा भीड़ होती होगी, लेकिन ज़ायरीन की रोक लगाने का मामला आगे किस तरीके से जाता है और इस मामले को लेकर कमिश्नर का क्या रुख सामने आता है, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। मेहताब आलम हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे दिल्ली फसादात से जुड़े मामले की। जी हां, दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2 लोगों को, बाप बेटे को सजा सुनाई है, जिसमें आपको बता दें कि फिरका वाराना तशद्दुद के दौरान मुबैना तौर पर मस्जिद को आग लगाने, तोड़फोड़ करने और पथराव करने के मामले में बाप बेटे के खिलाफ फर्द जुर्म आयद किया है। जानकारी के मुताबिक मठन सिंह और उनके बेटे जानी कुमार 25 फरवरी 2020 को दिल्ली के खजूरी खास इलाके में जय श्री राम के नारे लगाते हुए मुबैना तौर पर मस्जिद में तोड़फोड़ कर रहे थे। अदालत ने दोनों मुल्जिमान के खिलाफ मुतालिका दफात के तहत जुर्म आयद किया है और उन्हें उनके वकला की मौजूदगी में सजा की इस बात की जानकारी दी है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर आवाम परेशान है। एक तरफ पेट्रोल, डीजल, अशियाए ज़रूरिया, तो दूसरी तरफ कुछ दिनों से जो सब्जियों के दाम हैं उनमें भी लगातार इजाफा देखा जा रहा है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। टमाटर और गोभी 80 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। मटर का दाम 100 रुपए फी किलो हो गया है। इसी तरह दीगर तरकारियों की कीमत में भी इजाफे को लेकर आवाम परेशान है। महंगाई का असर ज्यादातर औसत और गरीब दर्जे के अफराद पर ज्यादा देखा जा रहा है। आवाम का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हो रहा है। इसमें गरीब परेशान हो रहा, मर रहा है। 80 रुपए किलो टमाटर और गोभियाँ वगैरह जो भी सब्जी है 100 से कम की तो है ही नहीं है किलो के हिसाब से। तो मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को। बहुत मुश्किल है सब्जी खाना। अब सपने में ही सब्जी खा सकते हो आप, और कुछ नहीं कर सकते आप। बहुत मुश्किल हो रही है आम लोगों को, और इसका कारण सब चीज़ें हैं इसमें। पेट्रोल डीजल से लेकर हर चीज़ अब महंगी हो रही है, तो सब्जियां भी महंगी होना स्वाभाविक है, लेकिन आम आदमी पे इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। पूरा ट्रांसपोर्ट पे निर्भर है हम लोग का, तो पूरा सब्जी ट्रांसपोर्ट पे निर्भर रहेगा पूरा सब चीज़। अब पेट्रोल डीजल से पूरा हम लोग को बहुत वो पड़ा है, और उसी से पूरी सब्जियां महंगी चल रही है। मार्केट में महंगाई के कारण कोई एकदम नॉर्मल काम कर लिए, एकदम जिसको 1 किलो ले जाता था वो 250-300 ग्राम में काम चला रहेगा। मुल्क में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा एदादो शुमार के मुताबिक आज 543 दिनों में सबसे कम मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि 7,579 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि पिछले 24 घंटों में 236 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं एक दिन में 12,202 अफराद सेहतयाब होकर घर लौट चुके हैं। मुल्क में कोरोना के 1,13,584 एक्टिव मामले हैं। दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम लगातार जारी है, जिसके तहत मुल्क में अब तक 117 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लोगों को लग चुकी हैं। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी में शानदार कदम रखा है और सुपरस्टार सलमान खान इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में काफी मकबूल हो रही है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट खिताब भी इसको हासिल है। और आइए जानते हैं इसके बारे में एक इन्फ्लुएंसर से। 2020 में लोकल फॉर वोकल कैंपेन स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से हम सारे क्रिएटर्स ने सारी देसी ऐप को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो सारी ऐप तो ग्रो कर गई, लेकिन हमारी ग्रोथ बहुत ही एवरेज रही।
सिर्फ चिंगारी एक ऐसी ऐप थी जिसने छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए और हमारे कंटेंट मोनेटाइजेशन जैसे इंपॉर्टेंट इशू को भी देखा। तो गारी टोकन की वजह से जो क्रिएटर हैं उनको एक ऐसी अथॉरिटी मिल रही है कि वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और जो भी कंटेंट वायरल होगा उसका सीधा बेनिफिट हमें होगा। मतलब एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं अपने आप को एम्पावर कर सकता हूँ और मैं जो भी कंटेंट क्रिएट करूँगा उसका सीधा मुनाफा मुझे होगा।